credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर कनाडा और भारत आमने सामने आ गए। इसी साल निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई थी। बब्बर खालसा सहित कई आतंकी संगठनों से जुड़े निज्जर पर भारत में बम धमाके सहित कई आरोप थे। उसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए भारत के राजनयिक को कनाडा से निष्कासित कर दिया। भारत ने भी माकूल प्रतिक्रिया दी। कनाडा के आरोपों को आधारहीन बनाते हुए कहा कि कनाडा अपने देश में भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई करे, न कि ये बतौलेबाजी। दोनों देशों के संबंध तीखे मोड़ पर आ गए हैं, लेकिन इस वर्तमान को समझने से पहले कनाडा के इतिहास को समझना पड़ेगा। इसी कहानी की एक कड़ी खालिस्तानी अलगाववादी भी हैं। 1897 में पहली बार पंजाबियों ने कनाडा की धरती पर कदम रखा। ये ब्रिटिश फौज के सिख सिपाही थे। इसके बाद फॉरेस्ट्री विभाग में काम करने कुछ पंजाबी कनाडा आए। साल 1900 तक यह संख्या 100 थी, जो 1906 तक बढ़कर 1500 हो गई। होशियारपुर, जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर और लुधियाना के अधिकांश लोग थे जो कनाडा पहुंचे थे। लेकिन जब पहले सिख की कनाडा में मौत हुई थी तो उसके अंतिम संस्कार की इजाजत कनाडा की चर्च और मिशनरियों ने नहीं दी, जिसके बाद सिखों को अपने धार्मिक स्थल की जरूरत और अहमियत का अंदाजा हुआ। कनाडा में पहला गुरुद्वारा बना था सन 1905 में गोल्डन शहर में। लेकिन इंग्लिश कैनेडियन, आयरिश कैनेडियन और स्कॉटिश कैनेडियन लोगों ने भारतीय मजदूरों जो मुख्यतः पंजाब से आए थे उनके साथ नस्लीय भेदभाव करना शुरू कर दिया। इसका असर भी हुआ। 1907 में कनाडा में 4700 पंजाबी थे, जो 1914 तक 2000 से भी कम हो गए। 1908 में कानून पास हुआ कि भारतीय लोग कनाडा में वोट नहीं कर सकते, और 1914 में नस्लीय भेदभाव का एक बड़ा उदाहरण सामने आया जब कोमागाटा मारू नाम के जहाज से भारत से कनाडा आए पंजाबियों को बैरंग वापस कलकत्ता भेज दिया गया। 376 में से सिर्फ 24 को कनाडा में एंट्री मिली, बाकी सभी को कलकत्ता वापस लौटना पड़ा। लेकिन कनाडा में पंजाबियों ने अपनी कार्य कुशलता और व्यापार को विस्तार देना जारी रखा। सियासत में भी दखल शुरू की। निरंजन सिंह गरेवाल 1950 में कनाडा में बोर्ड कमिश्नर बने। बाद में मिशन शहर के मेयर भी बने। गरेवाल एक नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर कनाडा में तेजी से अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन नस्लीय हिंसा की आग से वो भी नहीं बच सके। 1957 में गरेवाल की लाश मिली। उनके सर पर गोली मारी गई थी। मिशन शहर में स्थित गरेवाल स्ट्रीट निरंजन गरेवाल की याद दिलाता रहेगा। 1967 में इमिग्रेशन से जुड़े कई प्रतिबंधों को कनाडा सरकार ने खत्म कर दिया, जिसके बाद कनाडा में पंजाबियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। 2017 में जगमीत सिंह पहले सिख बने जो कनाडा की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया तक पहुंचे। अब यह खालिस्तानी अलगाववाद की आग कनाडा कैसे पहुंची, ये भी समझ लेते हैं। खालिस्तानी अलगाववाद की शुरुआत ही विदेशी जमीन से हुई थी। 2 अक्टूबर 1971 को खालिस्तानियों ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में फुल पेज का विज्ञापन दिया था, जिसका मजमून था खालिस्तान की मांग। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में खालिस्तानियों ने अपनी मजबूत पैठ बनाई। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को पाकिस्तान ने भी खूब शह दी। पंजाब में भिंडरावाला को शह यही की सरकारों ने दी, लेकिन बाद में वही भिंडरावाला इंदिरा गांधी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में दरबार साहिब को हुए नुकसान से सिख समुदाय में भारी आक्रोश था। इस हिंसा से पंजाब कई सालों तक जलता रहा। पंजाब में आतंक फैलाने में पाकिस्तान ने पूरा योगदान दिया। गोल्डन टेम्पल को घेरे हुए अलगाववादियों से चाइनीज मेड आरपीजी हथियार बरामद हुए थे, जो चाइना के भी हस्तक्षेप को साफ दिखाते थे। कनाडा के पत्रकार टेरी मिल्वेस्की की साल 2021 में आई किताब ब्लड फॉर ब्लड में खालिस्तान के 50 सालों के इतिहास का जिक्र है। इसी किताब में इंदिरा गांधी और पियरे ट्रूडो के उस किस्से का भी जिक्र है। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ट्रूडो से खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसे ट्रूडो ने ठुकरा दिया था। इंदिरा गांधी की मांग को ठुकराने का नतीजा बेहद बुरा हुआ। इतना बुरा जिसका अंदाजा इंदिरा गांधी को तो था, लेकिन ट्रूडो सीनियर को नहीं था। जिन खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा ने साल 1982 और आगे के सालों में भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई, वही खालिस्तानी आतंकी कनाडा के लिए भी सिरदर्द साबित हुए। सन 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या के बाद सारी दुनिया सन्न रह गई थी। इसके बाद आया साल 1985,
जून 1985 में एयर इंडिया के विमान को खालिस्तानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 268 कनाडा के ही नागरिक थे, 27 ब्रिटिश और 24 भारतीय नागरिक शामिल थे। मिलेवेस्की कहते हैं कि खालिस्तान कनाडा के सभी सिखों या पंजाबियों की मांग नहीं है। सिखों के एक छोटे से हिस्से में खालिस्तान का प्रभाव है। मिलेवेस्की ने अपनी किताब में कहा भी है कि कनाडा के नेता इस गलतफहमी में हैं कि सभी सिखों की मांग खालिस्तान है। यही वजह है कि वो खालिस्तानी अलगाववाद के खिलाफ कभी खुलकर नहीं बोल पाए। मिलेवेस्की कहते हैं कि आज कनाडा में खालिस्तान अलगाववाद भले ही लोकप्रिय ना हो, लेकिन पाकिस्तान, चीन जैसे कई देश हैं जो इस मुहिम की पैसे और हथियार हर तरीके से मदद करते हैं ताकि भारत के खिलाफ एक मोर्चा खुला रह सके। जस्टिन ट्रूडो के पिता ट्रूडो सीनियर ने जो गलती की थी, वही गलती जस्टिन खुद भी दोहराते दिख रहे हैं। अमेरिका में हुए 9/11 हमलों के बाद खालिस्तानियों के लिए वैश्विक स्तर पर जो भी सपोर्ट थी वो खत्म हो गई, क्योंकि इन्हें भी आतंकियों की श्रेणी में रखा जाने लगा। जस्टिन ट्रूडो अपनी लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान पर है। विरासत में सियासत तो मिल गई है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये उनके पिताजी के जमाने का भारत नहीं है। खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा में ही ट्रूडो को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं। ऐसे में अपने इस कड़े तेवर का खामियाजा ट्रूडो को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के जवाब ने बता दिया है कि इस मुद्दे पर भारत किसी भी किस्म की रियायत बरतने के मूड में नहीं। इस तरह के तमाम वीडियोज, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ।